तो स्ट्रेट लाइन में अगर मैं बात करूं तो पहले जो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होता है वो आपको पता होगा, एकदम बहुत ही थोड़ा सा है ना, मैं छोटा छोटा पॉइंट्स को बताते हुए आगे बढ़ जाऊंगा, चैप्टर को थोड़ा सा स्मूथली और थोड़ा फास्ट में बढ़ेंगे क्योंकि ये सब चैप्टर आपका पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं ज्यादा मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि कुछ फॉर्मुलाइज को पहले बता दूं आपको और उसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हुए आगे निकलेंगे, ठीक है, ताकि आपको जो डीपीपी मिल रखा है उसको प्रैक्टिस करेंगे आप, ठीक है। तो जो अगला जो पॉइंट इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ समझ आए, तो स्ट्रेट लाइन में पहला क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको पता होगा, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की अगर मैं बात करूं तो अभी सभी को पता होगा कि सर इसमें जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होता है वो ax प्लस है ना by प्लस सी टाइप होता है इक्वल टू 0। तो सर यहाँ पे जो चीजें दे रखी है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, क्या मतलब इसका समझना अच्छे से, यानी क्या यहाँ पे अगर मैं आपसे बात पूछूं कि वैसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो, रिपीट कर रहा हूं अच्छे से, ऐसे बेसिकली x इक्वल टू के भी एक स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू के भी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि दो वेरिएबल होते हैं, समझना अच्छे से, दो वेरिएबल कौन कौन है, यहाँ पे आपके वेरिएबल के नाम पे कौन कौन आ गया है ना, वेरिएबल के नाम पे आ गया x, y, वैरी करेगा ये। अच्छा पॉइंट नंबर 2 क्या है यहाँ पे, आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी है ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। किसी को पता है आर्बिट्री कांस्टेंट का क्या मतलब होता है और इस स्ट्रेट लाइन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, जल्दी से बताओ। दो, तीन है ना, एक बच्चे ने बोला 3, लेकिन एक्चुअल में 2 ही है, फिर से दिखाता हूं समझना अच्छे से। अगर मैं इसी आर्बिट्री कांस्टेंट को, मैंने बोला था कि आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब वो होता है जो वेरिएबल, अच्छे से समझना, और फिक्स के बीच का होता है आर्बिट्री कांस्टेंट। तो अगर मैं आर्बिट्री कांस्टेंट की बात करूं तो ये आर्बिट्री कांस्टेंट पे इतना मैं जो जोर देके बात कर रहा हूं, इसका मतलब बस कहीं ना कहीं इसके पीछे का रीजन है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो सर डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट क्या बताता है वहां पे, मैंने बताया था आप लोगों को जिन्होंने भी मेरे से डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रखा है, अगर मैं बात करूं कि आर्बिट्री कांस्टेंट होता क्या है, तो आर्बिट्री कांस्टेंट वहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन में ये कहता है कि जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतने नंबर उसका ऑर्डर होगा, ठीक है। यानी क्या डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर रिप्रेजेंट आर्बिट्री कांस्टेंट, क्या नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट रिप्रेजेंट डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, ठीक है। चलिए तो सर एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि सर यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट कैसे निकाला जाएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, सी से डिवाइड मारते रहो, तो सी से डिवाइड करते क्या निकल जाएगा, a बाई सी इंटू एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई b बाई सी इंटू वाई, और प्लस में y इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखें कि a बाई सी और ये b बाई सी नए कांस्टेंट है, क्योंकि अगर आप दो आर्बिट्री कांस्टेंट का रेशियो भी देखोगे तो आर्बिट्री कांस्टेंट ही आएगा, तो मैंने इसका नाम दे दिया कैपिटल ए, चलेगा, कैपिटल ए एक्स, और इसको अगर मैं बोलूं कैपिटल बी वाई प्लस में 1 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखें कि 1 यहाँ पे जो आ रहा है ये 1 इट इज अ कांस्टेंट, प्योर कांस्टेंट, ठीक है, बट यहाँ पे स्टिल ए एंड बी आर आर्बिट्री कांस्टेंट, दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में दो आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं। तो दो आर्बिट्री कांस्टेंट में अगर मैं इसी क्वेश्चन को डिफरेंशियल इक्वेशन में कनेक्ट कर दूं तो आप कह सकते हैं कि सर अगर ax प्लस by इक्वल टू 1 है तो मैं बोलूंगा फाइंड इसका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो डिपेंड करता है कि उसका कितना नंबर ऑफ ऑर्डर है, सॉरी कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है। अगर आर्बिट्री कांस्टेंट जितना होगा उतने टाइम्स उसको डिफरेंशिएट करते हैं। पकड़ में आ रही है बात। मैं धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें जो आपको क्या है जहां पे मेरे को नीड होगा मैं कनेक्ट करूंगा। किसी को डाउट है? ठीक है, तो रिपीट कर रहा हूँ फिर से वापस से समझेंगे कि मैंने क्या बोला कि जितना नंबर ऑफ ऑर्डर है ना, जितना नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होगा है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना हो जब आर्बिट्री कांस्टेंट दे रखा हो तो हम क्या करते हैं उतने ही टाइम्स डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो आपको यहाँ पता चल रहा होगा कि सर इस स्ट्रेट लाइन में दो है ना आर्बिट्री कांस्टेंट, इसका मतलब हुआ कि अगर मैं पूछ दूं कि इससे बनने वाला डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा तो फटाक से बोल देंगे 2 होगा। ठीक है, तो ये नहीं छोटा सा बात था जो मैंने स्ट्रेट लाइन ये ना ये बचपन से आता आपको, ठीक है, लेकिन जो प्रेशर देने वाली बात थी जो डिफरेंशियल इक्वेशन पे मैंने बात करा। तो अगर मैं इससे बात करूं कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना हो जाएगा भाई साहब 2। ठीक है, अच्छा अब ये बात ये उठती है ना कि सर डिग्री कैसे निकालते हैं। आपको पता होना चाहिए कि डिग्री निकालने के लिए जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर देखते हैं। हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर जो भी आएगा वो उसका डिग्री कहलाएगा। लेकिन डिग्री तब निकलता है जब पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट बचना नहीं चाहिए। समझ में आ रही बात है? चलो तो ये छोटी सी है ना ब्रीफ कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया थोड़ा सा ताकि आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर। ठीक है, चलिए तो यहां से ध्यान रखना है आपको और इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो समझते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन था। अगर मैं इसी में बात करूं 2 पॉइंट बताता हूं जल्दी जल्दी सुनना है ना, मैं सिर्फ चीजों को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। कोई बता सकता है इसका स्लोप क्या होगा? माइनस ए बाई बी। चलो भाई स्लोप इसका आ गया m और ये आ गया माइनस ए बाई बी, ये हमने पढ़ रखा था पिछले क्लास में। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। अच्छा आपको ये भी पता होगा कि स्लोप के बारे में आपको अगर मैं बोल दूं कि सर ये स्लोप माइनस ए बाई बी है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये tan थीटा के बराबर है। ठीक है क्या? यस सर। सही है ना ये चीज है? चलो ठीक है आगे बात करते हैं। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन था। इसके बाद बात करते हैं हम लोग अगला जो पॉइंट है यहाँ पे देखते हैं।
ठीक है, यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो एक जनरल इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन से पहले मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ आपको। अच्छा, ये भी जरूरी है अपने लिए, है ना, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, है ना, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट समझिएगा अच्छे से कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है। किसी को पता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, इसको पढ़ने का इंपॉर्टेंस क्या है, समझना अच्छे से। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि कर्वेचर पे जो भी दे रखा हो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो पैराबोला, चाहे वो इलिप्स या हाइपरबोला, पूरा कोनिक सेक्शन को अगर मैं ले लूं, तो अगर आपसे किसी ने बोला कि उसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बताओ, इंपॉर्टेंस ये होता है कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है कि कर्वेचर पे अचानक से अगर कोई पॉइंट मांगा जाए, है ना, तो हम लोग पैरामेट्रिक में आंसर देते हैं। पैरामेट्रिक का मतलब क्या होता है कि इन टर्म्स ऑफ थीटा की बात करेगा वो। पकड़ में आ रही बातें? तो जैसे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट एक मिनट के लिए दिखा देता हूं, आप जल्दी से इसको बता देना। जैसे मैं बोल दूं यहाँ पे कि मान लीजिए कि ये पॉइंट पी है यहाँ पे एक्स, वाई, ठीक है, तो अगर मैंने बात करा कि ये सब पॉइंट को अगर मैं कनेक्ट कर दूं, ठीक है, तो अगर ये कनेक्शन ऑफ पॉइंट है तो कितने दूरी से ये ओरिजिन से खींचा गया है कनेक्शन। तो मैंने बोला कि सर ये आर डिस्टेंस है, ठीक है, और ये ओरिजिन 0,0, ये भी सही है सर। अगर आपने इसको खींच दिया तो जल्दी सोच के बताना कि सर अगर मैं इसका प्रोजेक्शन ले लूं इस एक्स एक्सिस पे, तो आपको पता चल गया ये हाइट जो होगा, ये हाइट तो वाई के बराबर होगा, ठीक है, और ये कितना होगा सर, ये एक्स के बराबर होगा, ठीक है, और ये एंगल कितना बना रहा है सर, ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज में थीटा बना रहा है। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हो आप कि किसी भी पॉइंट का अगर मेरे को पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में लिखना है तो आपको एक्स एक्सिस से एंगल लेना पड़ेगा, ठीक है, एंगल चाहिए और वो लेंथ चाहिए, कितनी दूरी पे उसका, है ना, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ढूंढा जा रहा है। तो मैंने क्या कहा, सुनना अच्छे से। तो अगर मैं बात करूं यहाँ से cos थीटा की बात करूं तो आपको पता चल गया होगा, यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से लिख रहा हूँ cos थीटा इज इक्वल टू, आपको पता चल गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कितना मिल गया, x बाई आर। तो अगर मैं x बाई आर लिख रहा हूँ तो आपको यहाँ से पता चल गया x इक्वल टू कितना, r cos थीटा, एंड y इक्वल टू सिमिलरली लिख दो डायरेक्टली r sin थीटा। दिस इज योर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ना किसी भी पॉइंट का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, अब सुनना अच्छे से, लोगों ने इसका नाम चेंज करके बदल दिया, सुनना अच्छे से। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कर्वेचर में लेने के लिए, तो यहाँ पे इसको बोला जाता है पोलर फॉर्म, ठीक है, याद रहेगा ये चीज, जल्दी से इसको लिख लीजिए, ठीक है, आप इसको लिखिए एक मिनट। चलो, होप आपने लिख लिया हो। चलो यार, देखते हैं अब आगे थोड़ा, है ना, आगे देखते हैं कहां तक इसको देखना है अपने को। चलिए, तो अगला जो पॉइंट है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से जो अगला पॉइंट आएगा वो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना, जो चार तरह के इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसमें बात कर लेते हैं, कितने तरह के स्ट्रेट लाइन फॉर्म बनेगा उसको धीरे धीरे करके डिस्कस कर लेंगे। पहला मैं बता दूं, है ना, टाइप्स ऑफ इक्वेशन, टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ना। सर ये पैरामेट्रिक यूज कहाँ होगा? मैं बता देता हूँ, सर्कल में, सर्कल में मैक्सिमम जगह पे यूज होगा। सर्कल में साथ साथ में अगर आप देखेंगे वहां पे तो दोनों जगह पे सर्कल हो गया पैरामेट्रिक में, और साथ में आपका यहाँ पे पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स में, चारों जगह पे, ठीक है, और भी बहुत जगह पे यूज होता है। ओके सर। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, कौन सा टाइप्स का स्ट्रेट लाइन होता है, यानी टाइप का मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि कितने तरह से इसको दिखाया जा सकता है। तो पहला लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना, आपने पढ़ रखा है y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म, पढ़ा है भाई साहब ये वाला, ठीक है। yes, दूसरा होता, हाँ, दूसरा होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म, इसको हम लोग कह सकते हैं, ये हो गया ये इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। दूसरा मैं लिखूं कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, ये कौन सा लाइन होगा, ये अगर मैं बात करूं तो ये पॉइंट फॉर्म है ना, स्लोप पॉइंट फॉर्म,
है ना, स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है, अगला अगर मैं बात करूं, अगला जो पॉइंट है y माइनस y1, और ये आ गया स्लोप की जगह पे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यहाँ पे लिख दिया मैंने x माइनस x1। ये भी आपको पता होगा ये कौन सा पॉइंट है, सिंगल पॉइंट या 2 पॉइंट? 2 पॉइंट। 2 पॉइंट फॉर्म है ना। चलो ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म हो गया। अगला देख लेते हैं, है ना, एक्चुअली ये भी हाँ, अगला तो बता सकता है ये 2 पॉइंट फॉर्म है। इससे पहले क्वेश्चन जल्दी से मेरे को बता देना, इसका आंसर क्या आएगा मेरे को जल्दी बताना, ठीक है। अच्छा एक बार, जो पोलर फॉर्म अभी बताया आपको, क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि एक इक्वेशन ऐसा है, क्वेश्चन एक ऐसा है, मैं फोटो दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, फोटो से समझना जरा क्या कहना चाह रहा हूं। एक स्क्वायर है और वो स्क्वायर इस तरह से है कि उसका एक वर्टेक्स ओरिजिन पे है। मैंने यहाँ पे ले लिया, क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा हूँ, सीधा सीधा बोल रहा हूँ। एक स्क्वायर है, उसका एक वर्टेक्स ओरिजिन पे है, ठीक है, समझ में आ गया। और एक वर्टेक्स अगर ओरिजिन पे है और एक जो साइड है उसका, है ना, वो एक्स एक्सिस के साथ में एंगल अल्फा बना रहे हैं, बस इतना बोलना। वो एक स्क्वायर है जिसका एक वर्टेक्स ओरिजिन पे है, उसका एक साइड एंगल अल्फा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ में, ठीक है। तो उसने बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल व्हिच इज नॉट पासेस थ्रू द ओरिजिन। सुनना अच्छे से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। तो ये आपके सामने एक स्क्वायर रख रहा हूं, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको स्क्वायर दिखा दूं। ये लो भाई साहब, मान लो ये लेट सपोज कर लो कि ये स्क्वायर है। कितने लोग बता सकते हैं कि सर ये वाला पॉइंट दिया, ये अल्फा दिया, पता कौन सा इक्वेशन मांग रहा हो? ये ऑफ डायगोनल का, यानी क्या कि जो ओरिजिन से नहीं पास कर रहा, इस डायगोनल का इक्वेशन चाहिए। यानी अगर मैंने इसको ए बोला है, ये बी बोला है, ये सी बोला है, ये डी बोला है, तो इक्वेशन ऑफ बीडी मांग रहा हो। इक्वेशन ऑफ बीडी कैसे निकाला जाए, कैसे फाइंड किया जाए, कोई बताएगा? रिपीट करो, सुनना अच्छे से। ये वाला जो इक्वेशन लिखा है ना, ये 2 पॉइंट फॉर्म है। ये वाला जो इक्वेशन लिखा है ना, 1 पॉइंट फॉर्म है। ये वाला जो इक्वेशन लिखा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। ये सब आता है आपको, ठीक है। इसमें कोई दो वाली बात नहीं, सुनना जो मैं पूछना चाह रहा हूँ। ये एक स्क्वायर, स्क्वायर में ये एक वर्टेक्स इसका ओरिजिन पे। अब बोल रहा कि जो इसका जो एक डायगोनल है जो ओरिजिन से पास नहीं करे। देखो, अगर मैं इस डायगोनल को अगर ट्रेस करूँ ना, तो एक डायगोनल यहाँ पे आएगा और ये वाला डायगोनल जो होगा ना, ये ओरिजिन से पास करेगा। तो मैंने कौन सा डायगोनल का इक्वेशन मांगा गया? ये वाला। जरा 1 मिनट के लिए सोचो कैसे बनेगा, जल्दी से सोचो। सर अल्फा से, हाँ बोलो, क्या बोलो? सर एसी का स्लोप निकाल के। एसी का स्लोप? अरे तो एसी तो पता ही नहीं है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि सर ये जो एसी है ना, एसी परपेंडिकुलर होगा। तो ये तो बताओ एसी का स्लोप कैसे निकलेगा, क्योंकि सी भी आपको नहीं दे रखा। पैरामेट्रिक पॉइंट से। हाँ, अभी पकड़े, वही तो मैं सिखाना चाह रहा हूँ। पिछले बार में जो भी बताया था 2 मिनट पहले। कितने लोग बता सकते हैं कि सर ये बताओ एंगल अल्फा है, मान लिया सर एंगल अल्फा उसने दे दिया, और एक वर्टेक्स भी चिपका दिया उसने, ओरिजिन दे दिया, और मेरे लिए ओरिजिन ही चाहिए, है ना, पोलर फॉर्म जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, पोलर फॉर्म कहते हैं। पैरामेट्रिक वो कोऑर्डिनेट क्या बोलते हैं, सर्कल में जाके बन जाता है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ से एक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मान लूं, ये भी चलेगा, ठीक है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अगर मैं मान लूं यहाँ से, तो कितने लोग बता सकते हैं इस बात को कि सर ये अल्फा और ये पूरा का पूरा स्क्वायर है? अगर ये स्क्वायर है तो मैं एक काम करता हूँ सर, इसका डिस्टेंस ये मान लेता हूँ, चलेगा? यस। ठीक है। अच्छा, अगर मैंने डिस्टेंस ए माना तो कितने लोग बता सकते हैं ए डिस्टेंस पे बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एंगल अल्फा पे। तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, इस तरह का फोटो कुछ देर पहले आपको बताया गया था। ये आर है और ये पी एक्स कोमा वाई है। तो मैंने आपसे पूछा था ये आर डिस्टेंस और ये एंगल थीटा था और ये 0 0 था। तो आपने बताया था एक्स का वैल्यू कितना था भाई? आर कॉस थीटा, और वाई का वैल्यू आर साइन थीटा। एग्री करते हैं इस बात से? यस सर। ठीक है, तो जल्दी बताओ इसका कोऑर्डिनेट बताओ। चलो बोलो, ए डिस्टेंस है, ए बोलो। अरे बोलो भाई, ए कॉस अल्फा। हाँ, ए कॉस अल्फा। बहुत ही बढ़िया, अगला बोलो। ए साइन अल्फा। ए साइन अल्फा। मानते हो इस बात को? यस सर। ठीक है, चलो। अगर ये कोऑर्डिनेट आ गया तो मजा आ जाता सर, अगर ये कोऑर्डिनेट भी मिल जाता। देखो ना सर, मजा आएगा। देखो, कितने लोग बता सकते हैं कि स्क्वायर वाला जो होता है, स्क्वायर का जो साइड्स के बीच में एंगल होता है, ये देखो, ये तो बता सकता है कि इसके और इसके बीच का एंगल कितना? ये बताओ, ये वाला 90। 90, बिल्कुल सही। अगर ये 90 है तो कितने लोग बता सकते हैं कि सर एक्स एक्सिस से ये कंप्लीट एंगल कितना बनाएगा? ये लाइन अल्फा प्लस 90। 90, बहुत बढ़िया, 90 प्लस अल्फा। अच्छा, अगर ये वाला डिस्टेंस ए है तो क्या ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ए होगा। अच्छा, तो कोई बता सकता है डी का कोऑर्डिनेट जल्दी से? हाँ सेम है, तो सर क्या लिखूंगा? ए कॉस। अच्छा, लेकिन अल्फा नहीं लिख सकता। अब एंगल कितना है आपके पास, ये बताओ? अब 90 प्लस अल्फा। 90 प्लस अल्फा।
तो यहाँ लिखो cos 90 प्लस अल्फा, बहुत ही बढ़िया। अगला y कोऑर्डिनेट को बता सकता है, a sin 90 प्लस अल्फा। अगर खोपड़ा काम कर रहा है तो जल्दी से बताओ d का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, बताओ। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे a और आगे माइनस sin अल्फा, पता चला cos 90 प्लस थीटा। हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट। यस सर, यस सर। ठीक है, और ये बोलो a sin 90 प्लस अल्फा, यानी क्या हो गया a cos अल्फा। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है भाई, और ये बदलेगा। तो क्या आपको लगता है कि सर b का कोऑर्डिनेट और d का कोऑर्डिनेट मिल गया है क्या? यस, क्या इक्वेशन आ जाएगा? आ जाएगा। y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू में x माइनस x1। आप इसको अच्छे से नोट करें, फिर से कहीं डाउट है आराम से पूछे। मैं तब तक थोड़ा कैमरा सेट कर लेता हूँ, जल्दी से देख लो। कोई डाउट है मेरे से पूछ लो, मैं थोड़ा से आपके सामने इन फ्रंट ऑफ। चलो ठीक है, बताओ भाई, कोई डाउट है पूछो। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ ना कि फॉर्मूला रिवाइज कराऊंगा, फटाफट क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। और डाउट होगा करंटली आप पूछ के निकल जाएंगे आप। डाउट है किसी को? चलो भाई, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, समझते हैं भाई। तो हमने ये क्वेश्चन देखा, अब एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं, जरा उसको भी समझते हैं कि उसमें क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, मैं इसी तरह से मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा नहीं बिल्कुल भी, आराम से आप समझना, आपको बस हिट करना है क्वेश्चन में कि कैसे बनेगा और कैसे इसको प्रोसीड करना है या कैसे इसको समझना है। चलिए अब एक क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा सा दिमाग सुनना और समझना। एक लाइन है ना, एक इक्वेशन ऑफ लाइन का इक्वेशन चाहिए, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन चाहिए। कौन सा एंगल बाइसेक्टर सर, वो भी समझते हैं। ठीक है, समझना अच्छे से, देखो जरा ध्यान से। अब एक सीन समझाता हूँ, सीन दे रहा हूँ, अच्छे से समझना। सीन क्या है यहाँ पे, देखो जैसे मान लीजिए ना कि एक लाइन का इक्वेशन इस तरह से है, देखना भाई साहब। जैसे क्या एक लाइन दे रहा हूं मैं ऐसा, और 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स है। एक पॉइंट P दिया, और ये P पॉइंट का नाम है -1,0। एक यहाँ पे Q दे दिया है, और जो कि वो 0, 0 है, और एक पॉइंट R दे दिया है। ठीक है, एक पॉइंट R दे दिया है, और ये दे रखा है आपको 3√3,3। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि फाइंड, है ना, यहां बोल रहा हूं फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ, एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ, है ना। देखो यहाँ पे लिख रहा हूं PQR। चलिए जरा सोचिए, 1 मिनट इस पे सोचिए भाई, सोचना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई बताएगा कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल कहां पे बन रहा है? P पे बन रहा है, Q पे बन रहा है, R पे बन रहा है? क्यू पे। Q पे बन रहा है, बहुत बढ़िया। जरा सोचो, अच्छे से सोचो, देखो क्या बनता है, खोपड़ा लगाओ। सोचा जाए, सर tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 से बना सकते हैं ना यहाँ पे? आप जैसे भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रखा है, आप 1 मिनट में बताओ क्या बनेगा, क्या आएगा, है ना, वो बताओ। बाकी तो मैं हूं ही, ठीक है, लेकिन ज्यादा भी टाइम लेना है अपने को। ये चैप्टर आज, है ना, 90% या 80% के आसपास खत्म कर देना है। सिर्फ फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला, और ज्यादा से ज्यादा बेसिक बेसिक क्वेश्चंस, है ना, वो भी सारे मेंस वाले, एडवांस वाले। ठीक है, बन गया क्या? सर यहाँ पे सर एंगल बाइसेक्टर दिया है, मतलब कि एंगल सेम रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशंस लिख के नहीं होता है, स्लोप का इक्वेशंस लिख के इक्वेट कर देंगे तो शायद आए। देखो मेरी बात पहले समझो। देखो किसी भी लाइन का इक्वेशन के लिए ना कंडीशंस देखो क्या दे रखा है। मैं अगर बात करूँ ना कि ये वाला लाइन का इक्वेशन कैसे मांगा गया, समझना। पहले तो एंगल बाइसेक्टर ढूंढ लो किसका मांग रहा है वो,
इस एंगल का बाइसेक्टर मांग रहा है। तो मैंने क्या देखा, देखो भाई पी और क्यू को मिलाया, पहले फोटो बना लेते हैं, पहले फोटो चमकाना सीखो, फिर ये फोटो लिखा है यहाँ पे, ये देखा भाई साहब, चलो मैंने मान लिया ये है। अब ये वाला जो एंगल बन रहा है ना भाई साहब, ये वाला एंगल, इसका बाइसेक्टर चाहिए अपने को, इस एंगल का बाइसेक्टर चाहिए। इसका मतलब ये आप कहना चाह रहे हो सर कि ये एंगल निकालना पड़ेगा पहले? हाँ बिल्कुल निकालना पड़ेगा। अब देखो मैं कैसे सिखा रहा हूँ, सुनना अच्छे से। कितने बता सकते हैं कि पी आर का स्लोप, पीआर का स्लोप मैं लिख रहा हूं, स्लोप ऑफ पीआर, स्लोप ऑफ पीआर कैसे सर, कैसे? हाँ, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दिख रहा है किसी को? लिख रहा हूं भाई, m इक्वल टू लिखा, देखना अच्छे से, y2 माइनस y1, कोई बताएगा कितना आया? 1/√3। हाँ एक मिनट, अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा देर के लिए मैं इसके कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट वही है, बस कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा हूँ। हाँ कितना है कोई बताएगा? 3√3 माइनस 0 अपॉन कितना? 3 माइनस 0, यही आया क्या? ये 3 से 3 कट जाएगा, तो m इक्वल टू कितना आ गया ये बता? √3 आया ना भाई साहब? अगर मान लीजिए कि m इक्वल टू √3 आया, तो कितने बता सकते हैं कि सर m इक्वल टू √3 आना थीटा कितना बताता है? अरे भाई m इक्वल टू √3 और √3 इक्वल टू tan थीटा, भाई थीटा के किस वैल्यू के लिए √3 चमकता है? 60 डिग्री नहीं? यस सर। सही है ना? तो ये वाला एंगल कितना आ गया बता? 60। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये 60 है तो रिमेनिंग एंगल कितना बचा? 120। अरे हाँ भाई साहब, कंप्लीट दिख रहा है, समझ में आ रहा चीजें? ठीक है चलो कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए ये 60 था सर, तो वो कंप्लीट एंगल कितना बच गया सर? 120। अब 120 का मेरे को एंगल बाइसेक्टर चाहिए, बट ऑब्वियस है सर कि अगर मैं इसका बाइसेक्टर ढूंढूं, तो ऐसे पास कर लूं अगर, सुनना अच्छे से, तो मेरे को ये लाइन का इक्वेशन चाहिए, ये लाइन का इक्वेशन चाहिए। आप सोच के बताना जल्दी से, बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है? कि एंगल को इक्वल, है ना, इक्वल पार्ट में बांट दे। वो इक्वल पार्ट में बांटने का मतलब, अगर ये 120 कंप्लीट है, 120 ये कंप्लीट है, तो इसका मतलब ये हुआ ये 60 होगा, ये भी 60 होगा। नहीं समझ नहीं आया क्या बोल रहा हूँ इंग्लिश में? सही है? हाँ सर। चलो, तो कितना बता सकते हैं कि इस लाइन का अगर मेरे को इक्वेशन चाहिए, तो किसी भी लाइन का इक्वेशन के लिए क्या क्या चाहिए होता है, आपको बता सकता है? एक पॉइंट स्लोप दे दो और एक पॉइंट दे दो, बात ही खत्म हो गया। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस लाइन का स्लोप मिला हुआ है? थीटा तो मिल गया, देखो अच्छे से, ये थीटा, ये tan 120 दिखा किसी को? ये थीटा है पूरा कंप्लीट, सही है? यानी क्या पता चला कि सर थीटा के नाम पे क्या चमक रहा है? थीटा के नाम पे 120 डिग्री चमक रहा है। कैसे पता चला सर? ये देखो 60 है और ये देखो 60 है, 120 आ गया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, कितने को पता चला कि सर जब थीटा आई गया, और कितने को ये भी पता चला कि ये लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है? ओरिजिन से पास कर रहा है क्या? यस सर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन डायरेक्टली, इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगा? y इक्वल टू mx। हाँ ओरिजिन से पास कर रहा, सी तो होगा ही नहीं। इसका मतलब ये पता चला कि y इक्वल टू m के नाम पे कितना है? m के नाम पे tan 120 डिग्री इंटू में x, और 120 डिग्री का वैल्यू नहीं आता किसी को, मैं लिख दूं क्या? -√3 इंटू x। सही है? चेक कर लो, गड़बड़ है तो पूछो, कहीं भी छोटा सा भी डाउट है पूछ लो। हाँ, अब इसमें एक छोटा सा एरर मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ आपको। एरर बस ये कह सकते थे आप कि सर एंगल बाइसेक्टर है 60 है, मान रहा हूँ सर, तो आपको कैसे पता चला कि क्यू से ही पास करेगा? सही है ना भाई साहब? वो एंगल आप मेजर करोगे, आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा। ठीक है चलिए, तो ये आपको क्लियर होता है। अगर ये समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन और देता हूँ। क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक जो इक्वेशन आता है अपना, उसको भी सीखना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक में कोई डाउट है किसी तरह का तो पूछ लेना। 3-4 चीजें और मैं बताना चाहता हूँ इसमें, 3-4 चीजें और आपका क्लियर होना चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए वो भी बता देता हूँ, ठीक है? अच्छा ये पता किसी को मीडियन क्या होता है? मीडियन क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? है ना? देख लो जरा ध्यान से, मैं कुछ चीजें बता दूं आपको, बेसिक बातें देख लो अच्छे से। मीडियन का मतलब होता है ना कि सर आप सोचते हैं ना, कभी बच्चे सोच लेते हैं कि मीडियन का मतलब ये होता है कि जिस जगह पे ये अपोजिट साइड को हिट करेगा वो 90 डिग्री होगा। जरूरी नहीं है भाई साहब, वो 90 डिग्री जरूरी नहीं है। मीडियन का मतलब ये हो कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन का लेंथ जो होगा वो इक्वल होगा। यानी क्या, ये जहां पे भी हिट कर रहा है, यानी इस कोऑर्डिनेट का और इस कोऑर्डिनेट का ये मिड पॉइंट होगा। ये ए है, एबीसी में डी क्या है? यहाँ पे मिड पॉइंट है। तो डी अगर मैं बोल दूं यहाँ पे एडी, इफ यहाँ पे लिख रहा हूं इफ एडी इज मीडियन, इफ एडी इज मीडियन, पकड़ वाली बात, इफ एडी इज मीडियन देन डी इज मिड पॉइंट। सही है क्या? अगर एडी एक मीडियन है तो डी इसका मिड पॉइंट होगा। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है? चलिए
एक ट्राइंगल का रूल होता है, ये ध्यान रखना, किसी को पता है ट्राइंगल में एक रूल होता है, मैं यहाँ बस लिखवाना चाहता हूँ आपके सामने कि सर साइड का जो रेशियो होता है, साइड के लेंथ का जो रेशियो होता है, और वो जो अपोजिट साइड को कट करता है उसके लेंथ के बराबर होता है, यानी उसके रेशियो के बराबर होता है, पढ़ाई जाती है 10th क्लास में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने कि सर AC बाई AB है ना इज इक्वल टू BD बाई DC। ध्यान रखना अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार ट्रायंगल में जरूरी नहीं होगा कि वो मीडियन होगा, जरूरी नहीं है, मीडियन होगा तो मिड पॉइंट होगा। और अगर मान लीजिए कि सर मीडियन नहीं हुआ तो ये चमत्कारी फॉर्मूला आएगा वहां पे। कैसे निकलेगा सर? अगर मान लीजिए एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया नहीं, मैं ये जानता था कि आपको ये सब आता है, आपको ये फॉर्मूला तो एटलीस्ट आता ही होगा क्योंकि आप है ना 3 साल 4 साल से पढ़ते आ रहे हो। यानी क्या होता है ये फॉर्मूला, अगर मैं बात करूं कि सर ये A है ये B है, 2 पॉइंट्स है, ठीक है, और ये MH2N में बांट रहा है, तो क्या ये पॉइंट निकल जाएगा? याद है फॉर्मूला किसी को? x इक्वल टू क्या लिखते थे? MX2 है ना प्लस NX1 डिवाइड बाय कितना M+1। ये फॉर्मूला आता है आपको। आप खुद सोचिए कि अगर AC बाय BD है ना, AC बाय AB का रेशियो BD इज टू DC आ रहा है, तो अगर मैं देख सकता हूँ कि सर BD जो आ रहा है वो AC के बराबर है, यानी क्या ये वाला लेंथ मिल जाएगा आपको, ये वाला लेंथ मिल जाएगा। अब खुद सोचो कि ये पॉइंट पता है और ये रेशियो भी पता है। कैसे पता चला? ऐसे रेशियो भी पता, तो क्या ये पॉइंट डायरेक्टली निकल जाएगा? हाँ बिल्कुल निकल जाएगा। ये तब बता रहा हूं जब D मीडियन नहीं होगा, सॉरी जब D मिड पॉइंट नहीं होगा, यानी क्या AD मीडियन नहीं होगा। पकड़ में आ रही बात? कोई बोल देगा सीधा सीधा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, व्हिच इज पासेस थ्रू द वर्टेक्स A एंड स्ट्राइक द पॉइंट है ना, स्ट्राइक द साइड BC एट द पॉइंट D तो फाइंड AD। इस तरह से पूछेगा वो नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है। और वो कंफर्म बोल रहा फिर से, D के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, AD के बारे में कि वो मीडियन है, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर, कुछ नहीं बोलेगा भाई साहब। तो ये दिमाग में आप रख लेंगे। ये एंगल बाइसेक्टर का भी क्वेश्चन बन सकता है। कैसे बनेगा सुनना। मान लीजिए कि ये जो भी एंगल बन रहा होगा वर्टेक्स A पे, तो ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल, ठीक है। तो वो ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, किसका एंगल बाइसेक्टर किसका। तो ये हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि दो स्ट्रेट लाइन के बीच। हाँ बोलो। जब तक मीडियन नहीं बोलेगा तब तक तो हम लोग मिड पॉइंट तो नहीं ना लेंगे D को। नहीं बिल्कुल नहीं है। बच्चों के दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। अपने टाइम पे जब मैं पढ़ता था मेरे दिमाग में यही चलता था, अच्छा दे दिया यहाँ पे D का इक्वेशन मांग रहा है, मैं फटाक से मिड पॉइंट लगा रहा था और हर बार आंसर मेरा गलत आता था, ठीक है। तो आपको भी दिमाग में रखना ये चीजें कि सर ये जब तक वो खुल के या आगे चल के नहीं बोले कि वो मीडियन नहीं है तो आप कुछ भी दिमाग नहीं लगाएंगे। अगर मीडियन बोल दिया तो मिड पॉइंट लगा देना, मीडियन अगर ना बोले तो आपको ये लगाना है, उसके बाद ये रेशियो फाइंड कर लेना है, फिर D निकाल लेना है। D आ गया तो AD आ गया। पकड़ में आ रही बात है? यहाँ पे यूज करना है रेशियो फॉर्मूला MX2 है ना, इसका टोपी उसके पास, उसका टोपी उसके पास, ठीक है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा अब बात ये उठता है कि सर मान लीजिए कि ये परपेंडिकुलर हो गया, कि ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर हो गया, तब तो बात ही खत्म है। क्योंकि ये लाइन अगर इस पे परपेंडिकुलर हो गया तो इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1, सही है। अब इस लाइन का अगर स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आ जाता है तो हम क्या देखेंगे कि अगर इसका स्लोप चाहिए तो स्लोप तो निकल गया सर, अगर ये AD लाइन परपेंडिकुलर BC पे है तो, ठीक है। तो दो बातें क्लियर करा मैंने आपको, क्या क्या कि सर AD अगर चल के बोल दे मीडियन है तो मैं D पॉइंट निकाल दूंगा, मिड पॉइंट, रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। अगर AD के बारे में ना बोले कुछ कि ये मीडियन है या क्या है, मेरे को कुछ भी नहीं पता, उसने कुछ भी नहीं बोला, तो मैं वहां पे जबरदस्ती का मिड पॉइंट नहीं ठोकूंगा वहां पे, ठीक है। क्या लगाऊंगा? सीधा ये रेशियो लगाऊंगा, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाऊंगा, फिर AD का इक्वेशन खींच दूंगा। अगर चल के तीसरा कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि इफ AD इज परपेंडिकुलर, या बोलते कि लाइन पासेस थ्रू द वर्टेक्स A एंड परपेंडिकुलर टू द साइड अपोजिट टू द A BC, अगर BC पे परपेंडिकुलर है तो सीधा सीधा क्या करना है कि इसका स्लोप निकाला मैंने M1 और इसका स्लोप मैंने निकाल दिया M2, क्योंकि ये तो मेरे को निकालना है, तो मैंने देखा इसका पता है और ये निकालना है और दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर, तो इसलिए मैं यूज करूंगा यहाँ पे कि M1 डॉट M2 इज इक्वल टू -1, सही है। इस तरह से हमारा क्या होगा कि सर M2 का वैल्यू आ गया -1/M1, ये आंसर आ गया। स्लोप भी पता है और ये वर्टेक्स तो देगा ही देगा। ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो कि मैं ज्यादा एलिब्रेट नहीं करूंगा, अपने को फास्ट में निकलना है चीजों को समझते हुए, ठीक है। चलो मैं इसको रख कर रहा हूं। AC by AB is equal to BD by DC वाला कब लगाएंगे? अच्छा भाई 3 बार रिपीट कर रखा। अच्छा कोई बात नहीं, सुनो देखो फिर से कह रहा हूँ। अगर बोल देना ये वाला लाइन AD है ना, AD, अगर ये लाइन AD बोल दे कि मीडियन है तो आपको ये नहीं लगाना। क्या लगाएंगे सर वहां? अरे AD अगर मीडियन है तो ये मिड पॉइंट होगा, ये पॉइंट दे रखा होगा, मैं मिड पॉइंट निकाल दूंगा, हो गया बात खत्म, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि सर दूसरा पॉइंट, हाँ दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए AD मीडियन नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ बोलता ही नहीं उसने, लेकिन बस उसने ये बोल दिया कि एक लाइन है जो यहां से पास कर रहा है और साइड BC पे स्ट्राइक कर रहा है, तो बताइए वो लाइन जो है AB, उसका इक्वेशन क्या होगा। तो अपने को इसमें क्या करना होता है कि सर हम देखेंगे कि सर AD ना तो मीडियन है, ना तो एंगल बाइसेक्टर है, ना तो परपेंडिकुलर है,
तो अपने को यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना है। तीसरा केस क्या पता है मैंने कि हो सकता है सर ये वाला लाइन इस पे परपेंडिकुलर, तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 करके निकाल देंगे। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तीनों? चलो ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखना है। 3 चीजें के बाद में अगला देख लेते हैं क्या है अगला क्वेश्चन कह रहा हूं, अगला कॉन्सेप्ट क्या है। चलो भाई, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया है। तो 3 चीज के बाद में जो चौथा अपना जो पढ़ना है वो देखते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन, है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, कैसा वाला? क्या आप इस तरह का इक्वेशन कभी देखा है आपने कि सर इस तरह का इक्वेशन आया रहता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी, है ना, इज इक्वल टू 1, पढ़ा है कभी? यस सर, इंटरसेप्ट फॉर्म। बहुत ही बढ़िया। तो मैं इधर का इक्वेशन लिख रहा हूँ x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये लाइन का जो इक्वेशन होता है समझना अच्छे से, इसका फोटो ऐसा बनता है भाई साहब। ठीक है, और ये वाला जो इंटरसेप्ट है x इंटरसेप्ट, और ये वाला इंटरसेप्ट कौन है, y इंटरसेप्ट। ये सब पढ़ रखा है आपने। अच्छा, अब यहाँ पे जो बात ये उठता है क्या सर ए और बी पॉजिटिव होगा क्या? हाँ बिल्कुल पॉजिटिव, और कभी कभी नेगेटिव भी होता है। डिपेंड करता है कि सर उसने लेंथ बोला है ना, मैग्नीट्यूड के बारे में बात करा है, या ओनली इंटरसेप्ट बोला है। ध्यान रखना अच्छे से कि सर इंटरसेप्ट यहाँ पे पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, वो दिखाता है कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के किस डायरेक्शन में काटा है। मान लीजिए कि सर ये वाला लाइन का इक्वेशन होता तो सर आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे एक्स जो है नेगेटिव है और वाई जो है यहाँ पॉजिटिव है। पकड़े मेरी बात? और अगर मान लो कि सर ये डायरेक्शन में होता तो आप देखेंगे क्या कि ये वाई वाला लेंथ जो है, लेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, नीचे डाउनवर्ड बोल रहा हूँ, तो ये वाई जो है नेगेटिव है और यहाँ एक्स भी नेगेटिव है। और मान लो सर ऐसा हो गया तो तब तो बात ही अलग है। यहाँ पे आप देखेंगे वाई नेगेटिव है और यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है, यानी क्या ए और बी दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। चलिए, ये पॉइंट नंबर 1 था। अच्छा, तो ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है कैसा है ना, ये इंटरसेप्ट, इसको बोलते हैं डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। सर डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का क्या मतलब है? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब यहाँ पे ये है कि सर वो स्लोप के बारे में बात नहीं कर रहा और साथ में क्या है, एक्स एक्सिस पे भी काट रहा है, ये वाई एक्सिस पे भी काट रहा है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक क्वेश्चन देता हूँ इस पर, जरा जल्दी से आप लोग ट्राई करेंगे। बस मैं फोटो दिखा देता हूँ आपको, इसमें क्या करना है, मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, इसमें फोटो दिखाऊंगा, आप लोग ट्राई करना है। क्वेश्चन लिखवाऊंगा नहीं, फोटो दिखाऊंगा, आपको बताना है। ठीक है, क्या करना सुनना, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, विच इज पासेस, है ना, विच इज पासेस थ्रू। कहां से पासेस थ्रू सर? 2,3 से। ठीक है, एंड क्या है, सम ऑफ द इंटरसेप्ट है ना इज इक्वल टू 6 दे रखा है, इज इक्वल टू 6। बताइए भाई क्या बनेगा इक्वेशन, कैसे बनेगा, ट्राई करो जरा। जल्दी से बताइए क्या बनेगा। बन गया क्या? सिंपल सा क्वेश्चन है, टफ नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लेना। हाँ सर, बस चलिए ठीक है, देखते हैं, बहुत हो गया। 2 इक्वेशन आया है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 2 इक्वेशन आ गया।
बहुत ही से अच्छा, ए बी निकालें। देखते हैं, चलो सिंपल सी बात करते हैं। अच्छा सर, ये मान लो पेपर में आ गया तो हम लोग को क्लिक कैसे करेगा कि यही वही है, कैसे क्लिक करेगा? इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपसे क्वेश्चन बन गया, इंपॉर्टेंट ये है कि क्लिक कैसे करेगा सर। क्वेश्चन बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि वहां पे क्लिक कैसे करेगा, क्योंकि वहां पे क्लिक करना इंपॉर्टेंट है। व्हाटएवर पूरे साल आप अच्छे से पढ़ लो, है ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगा दो, सब कुछ खत्म कर दो, बट वहां पे स्ट्राइक नहीं करा या क्लिक नहीं किया, तब गए काम से। इंपॉर्टेंट ये है कि सर, इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि इस चीज को हम लोग क्लिक कैसे करेगा कि पेपर में यही क्वेश्चन इसी तरह से ही बनना है, और हमको आता है सर इसी तरह से बनाना है। अपने को क्या है, कभी भी क्वेश्चन, है ना, स्टेट बैंक का क्वेश्चन है तो बस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, कम से कम 2 बार पढ़ने का आदत डालो। बस इसने बोला कि सर एक इक्वेशन लाइन, है ना, ये बोल रहा है कि एक इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ जो 2,3 से पास कर रहा हूं। इसने बस ये बोल दिया कि सम ऑफ द इंटरसेप्ट। जैसे ही मेरे दिमाग में सम ऑफ द इंटरसेप्ट आता है ना, तो मेरे को डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का क्वेश्चन, है ना, फोटो याद आता है। अरे ये हुआ कि इसका फोटो तो पहले ऐसे बना लूंगा, फोटो बन गया, फोटो बनाते ये देखा कि 2,3 यहाँ पे बैठा हुआ है। जैसे ही देखा और ये देखा ए मान लिया मैंने और ये मान लिया बी, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो गया, अपने को दिख गया साफ साफ। मैंने देखा, पहले पॉइंट ले रहा हूँ, है ना, ऊपर लिख रहा हूँ, चलो यहीं पे दिख रहा है इक्वेशन, लेट कर ले आओ इक्वेशन ऑफ लाइन, ये है इक्वेशन ऑफ लाइन आपका। तो एक्स बाई ए प्लस ऑफ कितना, वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, ये मान लिया मैंने, ये लेट कर लिया है। अब जैसे ये देखा और यहाँ साइड में दे रखा है गिवन क्या है सर, गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन दे रखा है कि सर सम ऑफ इंटरसेप्ट यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू 6 दे रखा है। बात पकड़ में आ रही है बातें? अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 6 है तो सुनना अच्छे से, तो यहां से मैंने क्या करा, a इज इक्वल टू यहां लिखा 6 माइनस ऑफ b, कहां पुट करूंगा सर, पुट इन 1, पुट इन 1, कौन सा 1 सर, ये है सर, ये इक्वेशन नंबर 1। तो अब इसमें सर ये पॉइंट जो 2,3 है, क्या इस पे पास करेगा क्या? हाँ बिल्कुल पास कर रहा है। तो अगर ये पास कर दे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखने का मतलब ये हो गया 2/a प्लस 3/b इज इक्वल टू 1 आ गया। और b की जगह पे, सॉरी a की जगह पे क्या रख दूं, 6 माइनस b, तो यहाँ रख देता हूँ सर 2/6 माइनस b प्लस ऑफ कितना 3/b इज इक्वल टू 1। पकड़ में आ रही है बातें? अगर यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो अगला पॉइंट क्या करना है, सुनना अच्छे से, मैं एलसीएम ले रहा हूँ भाई साहब। 2b प्लस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 6 माइनस b इज इक्वल टू कितना आ गया, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, b इंटू में कितना, यहाँ पे लिखूंगा भाई साहब 6 माइनस b, सही है। और इधर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे दिखा रहा हूँ 3b यानी 2b माइनस ऑफ 3b प्लस ऑफ 18, उधर क्या आ गया, है ना, 6b और माइनस का b स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे बड़े प्यार से, तो b स्क्वायर इधर ले आओ, ये b स्क्वायर यहाँ दिखेगा, है ना, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, है ना, b स्क्वायर यहाँ पे लिखा हूँ, यहाँ से लिखा हूँ, ये आ गया b स्क्वायर और माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, सबको एक साइड में लेके आ रहा हूँ, तो ये आ गया माइनस b और इधर से आते समय ये माइनस 7b, सही है क्या, ये माइनस और इधर से माइनस आ गया 7b और प्लस का कितना 18, कोई तोड़ के बताएगा भाई साहब, फैक्टर 9 माइनस 2, बहुत ही बढ़िया। तो b माइनस 9 यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे b माइनस 2 लिख देता हूँ इज इक्वल टू 0, ठीक है क्या, -9 और ये सही है, मैंने सही लिखा है गलती का सोच लेना, सही है क्या, प्लस 9 माइनस 2, नहीं सर, देख लो माइनस प्लस 2, क्या, -9 प्लस 2 में जाएगा सर। -9 प्लस 2, तो ये गड़बड़ देगा, यहाँ तो माइनस होना चाहिए, फिर नहीं आया समझ में, तो इसमें नहीं गलत आया लगता है। अरे डी तो चेक कर लो कम से कम भाई लोग, डी चेक करो, डी बताओ कितना आ रहा है, बाबा को याद करो, बोलो डी कितना आ रहा है, 49 माइनस 72, नेगेटिव आ रहा है। अरे डी तो नेगेटिव आ रहा है, तो अगर डी ही नेगेटिव आ गया तो कोई ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा क्या, नहीं, कोई ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, पकड़ में आ रही बातें। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं डायरेक्टली, अगर मान लो मैंने इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम करा आपके सामने, तो ध्यान रखना ये जरूरी नहीं कि हर बार क्वेश्चन इसी तरह का है, तो मैंने क्या बोला, अगर मान लीजिए डी नेगेटिव आ गया, दोनों कॉन्सेप्ट सिखाते हुए जा रहा हूँ, डी नेगेटिव आ गया तो यहाँ पे कोई भी ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं है जो इससे पास करे और इस तरह से इंटरसेप्ट बनाए जिसका सम ऑफ इंटरसेप्ट 6 है, कोई ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं है अंडर दिस कंडीशन, यानी जो दिया हुआ कंडीशन है। अगर मान लो सर यहाँ पे बी का वैल्यू आता, लेट सपोज कर रहा हूँ बी का वैल्यू निकल के आ जाता, अगर डी पॉजिटिव होता फैक्टराइज हो जाता, मान लो अगर यहाँ से आ जाता तो बी के 2 वैल्यू आते, बी के अगर 2 वैल्यू आते तो गारंटी के साथ में यहां से ए के भी 2 वैल्यू आते, सही है, यानी ए का वैल्यू 2 आया, बी का वैल्यू 2 आया, यानी क्या इस हिसाब से कितने स्ट्रेट लाइन आए, 2 स्ट्रेट लाइन आए, पकड़ में आ रही बात, सही है, यस सर। चलो ठीक है, तो इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा कर लेना है। चलिए इस पे अगला क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूँ, एक जरा ट्राई करो ताकि अपने को ठीक लगे कि सर इस तरह क्वेश्चन हम लोग हैंडल कर लेंगे। सर इसमें मेरा ए का वैल्यू आ गया था 3 और 4। ए का वैल्यू 3 और 4, तो यहाँ तो बी का वैल्यू इमेजिनरी आ जा रहे हैं, तो कैसे पॉसिबल है,
चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, बस इसमें चेंज कर दे रहा हूँ, हाँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड, हाँ, सो दैट द सेगमेंट ऑफ द लाइन इंटरसेक्टेड। अच्छा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आगे, है ना, इसी क्वेश्चन को मैं आगे दे रहा हूँ, देखना अच्छे से। यहाँ सम ऑफ इंटरसेप्ट दिया ना, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, क्या चेंज कर रहा हूँ सुनना अच्छे से, ठीक है। ये यहां से पास कर रहा है, ठीक है, एंड यहीं पे लिख रहा हूं पासेस थ्रू इतना, एंड इंटरसेप्टेड पार्ट ऑफ द लाइन, इंटरसेप्टेड पार्ट ऑफ द लाइन, देखेंगे अच्छे से, इंटरसेप्टेड पार्ट ऑफ द लाइन, इंटरसेप्टेड पार्ट ऑफ द लाइन, पार्ट ऑफ द लाइन बाइसेक्टेड, बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट। को बताएगा इसका क्या मतलब है? इसी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, बताओ भाई। तो बताएगा कैसे कर रहे हैं? देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनना अच्छे से। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन वाला क्या कहना चाह रहा है सुनो अच्छे से, मेरी बात समझो। ये क्वेश्चन ऐसा कह रहा है ना कि ये जो लाइन है, बस इंटरसेप्टेड ही, जैसे मेरे कान में बजेगा ना भाई, मेरे को दिमाग में आ जाएगा ये फोटो चमकना चाहिए। इंटरसेप्टेड पार्ट या इंटरसेप्टेड या सम ऑफ इंटरसेप्ट, ये कहीं भी दिख जाए अपने को क्वेश्चन में, पेपर में कहीं भी दिख जाए, लाइन से अबाउट है ना रिलेटेड, मेरे दिमाग में ये छपेगा फोटो। पकड़ में आ रही है बातें? तो मैंने क्या देखा कि सर ये लाइन जो है इंटरसेप्टेड पार्ट, अच्छा कहां पे इंटरसेप्टेड पार्ट? बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस लिख देता हूं ना, बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, चलेगा? बस हिंट देते जा रहा हूं, क्वेश्चन आपको करना है। तो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में ये जो लाइन फंस गया है, ये लाइन ये इंटरसेप्टेड पार्ट है, और ये 2,3 से पास कर रहा, और उसने बोला है कि बाइसेक्टेड एट द गिवन पॉइंट, बाइसेक्टेड एट द गिवन पॉइंट। अच्छा बाइसेक्टेड का क्या मतलब होता है? यानी आधा आधा टुकड़े में बट जाना। कौन से पॉइंट पे सर? इस पॉइंट, यानी ये लेंथ बराबर ये लेंथ, सही है। अब मेरे को बोला कि ये लाइन के क्वेश्चन बताओ, तो मैंने क्या करा, फोटो तो मेरे को याद है ना, हम लोग क्या जानते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, सीधा सीधा लिख रहा हूँ, x by a प्लस ऑफ y by b इज इक्वल टू 1। मान लिया इंटरसेप्टेड पार्ट है, तो कितने बता सकते हैं? अगर ये x by a y by b है इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, तो बता सकता है कोई कि ये वाला पॉइंट कितना होगा, ये वाला पॉइंट कितना होगा? जल्दी से बताओ। अगर ये y एक्सिस पे पॉइंट ढूंढ रहे हो तो वहां पे कौन जीरो हो जाता है? x, तो x जीरो करोगे ना तो ये पूरा गायब, तो y इक्वल टू चमक के आ जाएगा b, तो कितना मिला सर? 0,b। खोपड़े में अगर गया ये बात, तो ये बता सकता है कोई कितना आएगा? 1,0। सही है। तो सर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तो पता ही है सर, ए और बी निकालो, आंसर आ गया। तो मैंने बोला ए और बी निकालने के लिए कैसे निकालूं जरा बता, मैंने बोला सर ये मिड पॉइंट है, कैसे पता चला? दे रखा है। अगर ये मिड पॉइंट है तो कितने बता सकते हैं कि सर इन दोनों का सम करो, मिड पॉइंट आ गया। तो मैंने बोला 2 इज इक्वल टू, सुनना अच्छे से, x का कोऑर्डिनेट बराबर है x1 प्लस x2, यानी कितना? a प्लस 0 डिवाइड बाय 2, तो a का वैल्यू कितना आ गया? 4। सही है सर। उधर बोलो कितना आ गया सर? 3 बराबर क्या लिखोगे आप? यहाँ पे लिखेंगे सर 0 प्लस b डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू b का वैल्यू 6 आ गया। सही है। अगर b का वैल्यू 6 आ गया यहाँ से, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, b का वैल्यू 6 आ गया यहाँ पे, b का वैल्यू अगर 6 आ गया यहाँ से, तो आप कह सकते हैं कि सर अगर b का वैल्यू 6 आया और यहाँ से a का वैल्यू 4 आया है, तो क्या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गया? हाँ बिल्कुल आ गया। कैसे? तो यहाँ पे लिख देता हूँ x by 4 प्लस ऑफ y by 6 इज इक्वल टू 1। दिस इज योर आंसर। सही है। समझ में आ रहा है या कहीं गड़बड़ है? पूछ लो। चलो ठीक है, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई समझते हैं आगे चीजों को। तो हमने ये इंटरसेप्ट फॉर्म वाला भी देख लिया, जरा जल्दी से भाग के आते हैं और पैरामीट्रिक देखते हैं। ठीक है, पैरामीट्रिक इसलिए बोल रहा हूँ कि वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, सिंपल सी बात है, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए या उसको समझने के लिए 2 चीजें तो आपको समझना पड़ेगा कि सर पहले तो यूज कब करना है ये पता होना चाहिए, है ना। किसी भी चीज को आप सीखे तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसके एप्लीकेशन पार्ट को या उसका यूटिलाइजेशन कहाँ होता है। पता चला कि सर सिर्फ पढ़े जा रहे हैं और उसका समझ नहीं है कि अपने को कहाँ यूज करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है भाई साहब, है ना। हथियार है लेकिन चलाना कहाँ है ये पता नहीं, कहीं भी नहीं लगा देते भाई साहब, है ना।
चलो खैर कोई बात नहीं, ध्यान समझना। तो अगला क्या है अपने को समझना यहाँ पे कि सर अगला जो पार्ट है, ध्यान समझना, मैं लिख रहा हूँ पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, ध्यान समझना अच्छे से। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, जो पहले फोटो है वो दिखाता हूँ, निकलता कैसे, सुनो मेरी बात, है ना, थोड़ा सा डेरिवेशन, ज्यादा भी नहीं, समझना कि इसको यूज कैसे करते हैं और कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है और कब लाना है इसको, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ना एक लाइन है, तो फोटो तो पहले क्लिक कर गया कि सर यानी पैरामेट्रिक का मतलब लाइन पे ही चाहिए होगा, ठीक है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, जो हमने पिछले है ना थोड़ा सा हेडिंग के पीछे पढ़ रखा है हमने। तो ये जो लाइन है ये एंगल थीटा बना रहा है और ये लाइन जो है किसी पॉइंट से पास कर रहा है। दूसरी बात ये पकड़ में आ गया, ये x1 है और y1 है। तो दो बातें मैंने आपको बता दिया, लाइन का एंगल होना चाहिए, उसी लाइन का किसी पॉइंट से पास होना भी जरूरी है, ठीक है। अब देखना अच्छे से, इस पॉइंट अगर मैंने दे रखा है x1 y1 है, तो इसी पॉइंट से r दूरी पे, r का मतलब क्या होता है, मैंने बोला 5 मीटर दूरी पे नया कोऑर्डिनेट बताओ, कितने एंगल पे जा रहे हो सर? थीटा। पकड़ मारी बातें। तो सर इसका पैरामेट्रिक का मतलब ये हुआ कि आप ये बताना चाहते हैं कि सर किसी भी लाइन सेगमेंट पे, है ना, किसी भी लाइन सेगमेंट पे या किसी लाइन पे अगर वो एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बना रहा है और वो किसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो उसके अगले r डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट होगा वो आपको बताना है। पकड़ में आ रही बात है, कब यूज करना समझना, आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का यूज कैसे होना चाहिए, पैरामेट्रिक इक्वेशन का यूज कैसे करना चाहिए वो समझा देता हूँ। कभी नया पैरामेट्रिक यानी नया कोऑर्डिनेट अगर मांगा जाए तो पहले क्या क्या होना चाहिए, सुन लो मेरी बात। किसी भी स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई पॉइंट से पास कर रहा हो वो होना चाहिए, दूसरा आपका एंगल देना होना चाहिए, तीसरा कितने दूरी पे आपको वो पॉइंट चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। तो क्या क्या है फिर से बताओ, देखो यहाँ पे थीटा दिया, देखो यहाँ पे पॉइंट दिया और देखो ये दूरी दिया। पकड़ में आ रही बात है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थीटा दिया, पॉइंट दिया, दूरी दिया, तीन चीजें होंगी तभी नया कोऑर्डिनेट बताऊंगा, अगर नहीं इसमें से एक भी चीज मिसिंग है तो गड़बड़ हो जाएगी। पकड़ में आ रही बात है। चलो तो सर ये नया कोऑर्डिनेट का नाम दिया x, y, ठीक है। सीधा सीधी सी बात कर ले तो जल्दी जल्दी से बता देना, अगर ये x, y तो कितने लोग बता सकते हैं ये वाला हाइट कितना होगा? जल्दी से कोई बता दो, जाग रहे हो तो। r का sin थीटा। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ ये हाइट पूछ रहा हूँ भाई साहब, हाइट ये सर y होगा ना? y होगा ना? यस सर। हाँ ठीक है, अगर ये हाइट y है, अगर ये हाइट y है तो जल्दी से बताना सोच करके कि ये वाला हाइट कितना होगा? y1 होगा। अब मेरे को जल्दी जल्दी से बताना, अगर आपको दोनों चीजें पता चल गया तो जल्दी से बताना कि सर ये वाला रिमेनिंग हाइट क्या बचेगा फिर? अगर ये कंप्लीट y1 है, सॉरी y है, तो ये कितना बचेगा फिर? y minus y1। y माइनस y, बहुत ही बढ़िया। और तो ये कितना बचेगा इधर से बता दो? x minus x माइनस x हो तो गया सर, क्लियर तो है। तो ये अगर थीटा है तो सर ये भी थीटा है क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल? यस। ठीक है। अब जल्दी से बताओ यार, साइन थीटा देख के बताओ, ये वाला दूरी r चल रहा भाई, अभी भी ये दूरी r है 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज। चलो जल्दी से बताओ, cos थीटा बता दो भाई साहब, cos थीटा देख के बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x माइनस x1 बाई r, चलेगा क्या? ठीक है, तो x कितना निकलेगा जल्दी से देख के बता, नहीं से x लिख रहा हूँ, x इधर सरकेगा r, यानी cos थीटा यहाँ लिख रहा हूँ r cos थीटा, और ये x1 माइनस में तो उधर जाने पे प्लस का x1 नहीं आया। सिमिलरली y को बता सकता है y1 प्लस r साइन थीटा। क्या आपको ये बात समझ में आया? ठीक है। अब ये है क्या सर, बच्चे इसको दिखा ना, इसको दिखा तो देते हैं बहुत लोग, लेकिन ये है क्या समझ नहीं आता, कैसे यूज कैसे करना है भाई साहब, खोपड़े में डाल रहे। इसमें तीन चीजें दिख रही होंगी, तीन चीजें हैं, कौन कौन तीन चीजें मैं दिखाता हूँ। एक पॉइंट है, एक दूरी है और एक थीटा है। इसका मतलब ये पता चला तो सर ये कौन है, ये नया कोऑर्डिनेट है, कितनी दूरी पे सर? r दूरी पे, कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। किसी से पास कर रहा था क्या वो लाइन? हाँ, x1 y1 से। पकड़ मारी बातें। तो कैसे दिमाग में आएगा सर, क्लिक कैसे करेगा? मैंने बोला भाई साहब देख, r डिस्टेंस पे किसी थीटा एंगल से कोई लाइन पास कर रहा है तो नया जो r डिस्टेंस पॉइंट है वो बता। पकड़ में आ गई बात? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये होता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट और इसी का नाम दे दिया जाता है। इसको अच्छे से तमीज से अगर लिख दूं ना मैं, ऐसे देखना अच्छे से, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको लिखा जाता है x माइनस x1 बाई कॉस थीटा प्लस, है ना, इक्वल टू में y माइनस y1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू r। सर ये कैसे आ गया देखो दिखाता हूँ। अगर ये मैंने r को, ये r को, इस r को मैं यहाँ पे सरका दूं, इस r को यहाँ सरका दूं और इस cos थीटा को यहाँ पहुंचा दूं, तो x माइनस x1 बाई cos थीटा दिखेगा। सिमिलरली y माइनस y1 बाई साइन थीटा दिखेगा, और ये दोनों r के बराबर। और इसी को बोला जाता है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, जो बहुत ही कम यूज होता है। तो यूज ज्यादा कौन होता है? ये ज्यादा, इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, है ना, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट।
है ना। कहाँ पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट? एट डिस्टेंस r पे, ठीक है। और ये कब यूज करना है, फिर से बताता हूँ कब यूज करना है, दिमाग में जाना। नया पॉइंट चाहिए, कितने दूरी पे? r दूरी पे, कितने एंगल से? थीटा एंगल से। कहीं वो लाइन पास कर रहा है किसी पॉइंट से, हाँ x1 y। ये तीन, हाँ, आपको इंफॉर्मेशन अगर पता है तो हम नया कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं उसी लाइन पे, ठीक है। इतने ही एंगल पे चल के आगे निकाल सकते हैं। कॉपी कीजिए इसको। सर एक डाउट है, कुछ लोग, जैसे कि मान लीजिए कोई लाइन दिया, उसका हम tan थीटा निकाल लिए, ठीक है, और नया पॉइंट निकालना उस पे हमको, तो हम sin थीटा cos थीटा तो उससे निकाल लेंगे, हाँ अगर tan थीटा दिया है तो। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, पर राइट एंगल अगर ट्रायंगल tan यूज कर लेंगे ना। पर अगर tan थीटा नेगेटिव आया तो sin थीटा नेगेटिव होगा या फिर cos थीटा नेगेटिव होगा, बहुत क्योंकि ही बढ़िया, tan बहुत ही थीटा बढ़िया, तो। अच्छी बात। नहीं नहीं, आपकी बात समझ गया मैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर मान लीजिए कि tan थीटा जो हमारा दे रखा है, लेट्स सपोज करता हूं सर, tan थीटा इक्वल टू दे रखा है -2/3, चलेगा? हाँ यस। तो अगर tan थीटा इक्वल टू -2/3 दे रखा है, तो एक बात बताना जल्दी से कि सर ये जो थीटा होता है, थीटा, क्या ये थीटा इंक्लिनेशन दिखाता है क्या किसी लाइन का? पढ़ाया था स्टार्टिंग में। एंगल दिखाता है एक्स एक्सिस। हाँ एक्स, अच्छा एक्स एक्सिस से वो एंगल दिखाता है। कितने लोग बता सकते हैं एक लाइन का मैक्सिमम एंगल कितना होता है? आई 180 डिग्री, सही है क्या? yes, तो 180 डिग्री का मतलब ये हुआ कि कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से मैक्सिमम एंगल 180 ही बना सकता है। अगर आपने आपको उसको वापस ऐसे घुमा दिया ना, तो इधर से काउंट कर लेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा लाइज बिटवीन, कहां से कहां सर? 0 से पाई, यानी फर्स्ट टू सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा। पकड़ में आई बात? इसका मतलब ये पता चला कि tan थीटा अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है भाई साहब। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब ये हुआ कि सर यहाँ पे साइन तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन कॉस कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। क्या ये बात पकड़ में आया? यस सर। चलो बहुत ही बढ़िया, रिपीट कर दो वापस से। मैं, आपने सही क्वेश्चन पूछा है कि सर tan थीटा अगर मान लीजिए नेगेटिव आ गया, तो सर मेरे दिमाग में तो तीन तीन बातें चलेगी। tan थीटा नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, और सॉरी फोर्थ में होता है और सेकंड में होता है। तो मैं किसको पकड़ूं सर? तो यहाँ पे आपको हेल्प करता है इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, थीटा। ये थीटा मैक्सिमम 0 से 180 ही होता है, ठीक है। ये बात जरूर ध्यान रखना। इसीलिए हम लोग इसको सेकंड क्वाड्रेंट तक ही काउंट करते हैं, थर्ड और फोर्थ में नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि ये हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया भाई। आइए एक जल्दी से छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो आपको समझ में आ गया कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का यूज कहाँ है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का भाई यूज ऐसे नहीं होता, सीधा सीधा क्या यूज होता है कि नया कोऑर्डिनेट मांगेगा मेरे से। नया कोऑर्डिनेट के लिए क्या क्या चाहिए सर? मेरे को डिस्टेंस चाहिए, कितने दूरी से गया वो। दूसरा क्या चाहिए सर? एंगल चाहिए होगा। तीसरा क्या चाहिए, है ना। ये सब पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है। खैर, आगे आते हैं, चीजों को और समझते हैं। बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप। क्वेश्चन को देखो, क्या है क्वेश्चन, सीन समझा देता हूं। देखना भाई, क्वेश्चन फोटो दे रहा हूं सीधा, कुछ लिखवा नहीं रहा। मैंने बोला ना, देखना अच्छे से। क्वेश्चन क्या है, जैसे क्या एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से दे रखा है, एक स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है। कहां से पास कर रहा है सर बताना? मैंने बोला ये देखो दे रखा है, 2,0 दिया, ठीक है, और ये यहां चला गया, ठीक है। ये 2,0 दे रखा है और ये कहां चला गया? सुनना अच्छे से, ये मैंने लिख दिया भाई साहब कितना, जैसे मान लीजिएगा ये है ना 3, और ये लिख रखा है यहाँ पे, है ना, ये 1 दे रखा है, 3,1 है। रिपीट कर रहा हूं, सुनना अच्छे से। ये 3,1 है और ये 2,0 है। अब इसी लाइन को मैंने रोटेट कर दिया, ठीक है। थोड़ा ये ज्यादा इंक्लिनेशन दिख रहा है, रोटेट करके यहां पहुंचा दिया। कितने डिग्री से रोटेट किया सर? ये है ना, ए है और ये बी है। अब इसको रोटेट किया है 15 डिग्री से, 15 डिग्री से, रिपीट कर रहा हूं, 15 डिग्री से रोटेट किया, और ये बी पॉइंट यहां पहुंच गया, बी डैश, नाम दिया बी डैश। तो बताओ बी डैश कितना होगा? अब इसको जरा इंग्लिश से पढ़ लेते हैं अच्छे से, पेपर में कैसे आता है ना। इफ लाइन पासेस थ्रू, है ना, पासेस थ्रू द पॉइंट 2,0 एंड 3,1, है ना, इफ द लाइन इज रोटेटेड, है ना, एट एन एंगल 15 डिग्री इन काउंटर क्लॉकवाइज, वर्ड सुनो, वर्ड काउंटर क्लॉकवाइज, वो एंटी क्लॉकवाइज ही बोल रहा है, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज, है ना, बाय एन एंगल 15 डिग्री, देन फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी। चलिए बताइए कैसे निकाला जाए, कैसे इसमें अप्रोच क्या है, थॉट क्या है सर, वो बताएं। कोई बताएगा? सोच रहे हो? बुद्धि काम कर रही है किसी की? सर हाँ बोलो। सर पहले ए बी का स्लोप निकाल लें।
उससे हाँ, एंगल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आगे, उसके बाद उसको ऐड कर देंगे 15, फिर ए बी बहुत डैश ही का बढ़िया। निकालेंगे, ए बी एक काम डैश का। करना आपके पास, हाँ मेरी बात सुना, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल गया पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकालने के लिए? क्या आपको ये इन्फॉर्मेशन मिला कि पॉइंट दिया हुआ सर, ये लाइन पास कर रहा पॉइंट से, यस सर। ठीक है? अच्छा, ये दूरी दिया है क्या? नहीं तो दूरी कहाँ से लाऊं? यस सर, सर, वो तो अरे डिस्टेंस यही, निकालेंगे ना। हाँ, हाँ, अरे ये एबी तो घुमाया गया है भाई। इस पेन को अगर मैं घुमा दूं तो क्या लेंथ बदल जाएगा क्या? नहीं सर। नहीं। चलो ट्राई करो, जल्दी से बताओ। आपको सब मिल गया, पॉइंट मिला, थीटा मिला, और क्या मिल गया भाई साहब? लेंथ भी मिल गया। ट्राई करें। सर आ गया। बहुत ही बढ़िया। चलिए, बस मेरे को ना एक हेल्प कर देना, क्या ये √2 है क्या? आपकी नजरों में ये वाला दूरी √2 है क्या? यस सर। यस सर। सही है ना? चलो, और ये कंप्लीट एंगल 60 है क्या आपकी नजरों में? यस सर। सही है ना भाई? तो आ तो गया भाई। मैं ये नया कोऑर्डिनेट एक्स को वाई मान लेता हूँ, और अभी ताजा ताजा पढ़ा था। एक्स इक्वल टू क्या पढ़ा था? फॉर्मूला फिर से रिवाइज करा, सुनो। x1 प्लस आर कॉस थीटा, y कितना सर? y1 प्लस आर साइन थीटा। चलेगा सर? अब जल्दी से बताओ, इसको अगर इंप्लाइज करके अगर मैं लिख दूं तो x1 कितना है सर? x1 है 2, यहाँ लिखूंगा ना सर, x बराबर कितना? 2 प्लस आर का दूरी √2, √2 कॉस 60 डिग्री। y आ गया भाई कितना? यहाँ y1 0 है, तो 0 प्लस √2 इंटू में साइन 60 डिग्री। दिस इज योर आंसर। ठीक है? क्या ये कोऑर्डिनेट आ गया था आपका? हाँ ना, कुछ तो बोलो यार, कहीं गड़बड़े तो बोलो। यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट का यूज आपने सीख लिया है। चलिए, आइए साहब, एक क्वेश्चन देते हैं जो इसमें ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका क्या है? इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत बार है ना, कम से कम तो एक बार मेंस में पूछा हुआ है स्ट्रेट लाइन का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इसमें 3D में, वेक्टर 3D में, और ये स्ट्रेट लाइन में भी आया हुआ है। तो माइट भी ये क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ठीक है? क्वेश्चन का सीन समझ लेना अच्छे से, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, सीन समझ लो अच्छे से। क्या है ना कि क्वेश्चन है ऐसा दे रखा है, एक लाइन है भाई साहब, ठीक है? जैसे कैसे लाइन दे रखा है, ये एक लाइन दे रखा है, ठीक है? और इस लाइन का जो फोटो का इक्वेशन है, इसका इक्वेशन दे रहा हूँ, ये इक्वेशन दे रखा है x माइनस वाई, है ना, x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ये लाइन का फोटो दे दिया, ठीक है? ये मैंने मान लिया। और ये लाइन जो ऐसा जा रहा है, समझना अच्छे से, ये लाइन कुछ ऐसा जा रहा है, समझना अच्छे से, ये लाइन ऐसे जा रहा है, एक नया लाइन है, दोनों आपस में 90 डिग्री पे मत नहीं है, समझना, ये लाइन आपस में 90 डिग्री पे नहीं है। और इसका इक्वेशन जो दे रखा है इसका फोटो का, 3x प्लस, है ना, 4y माइनस ऑफ 18 इक्वल टू 0। समझना? अब एक पॉइंट दे रहा हूँ, पॉइंट कैसा पॉइंट दे रहा हूँ समझना अच्छे से, ये पॉइंट यहाँ दे रहा हूँ, ठीक है? ये पॉइंट ऐसा दे रहा हूँ ताकि आप, अच्छा ये लाइन का जरा फोटो अच्छा बनाता हूँ, समझना अच्छे से, ताकि आपको ज्यादा फील आए। अब सही है? ठीक है, समझना अच्छे से। अब क्या है ना कि एक पॉइंट है, कैसा पॉइंट है सर? यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है? ये पॉइंट कैसा दे रहा हूँ, ये पॉइंट जो दे रखा है यहाँ पे 1,2। अब सुनना क्या सीन है, समझो अच्छे से, समझना अच्छे से क्या बोल रहे हैं। फोटो ऐसा दे दिया, इसने ये बोला है ना कि सर, है ना, फाइंड द डिस्टेंस। क्या डिस्टेंस सर? सुनना, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द लाइन विच इज पैरेलल टू द लाइन। नहीं है पकड़ में, फिर से लैंग्वेज बोल रहा हूं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, है ना, फ्रॉम द लाइन, देखा, विच इज पैरेलल टू द लाइन। ये पकड़ में आई बात? क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुना अच्छे से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर इस पॉइंट का, कई लोग क्या करते हैं ना, अगर क्वेश्चन का पेपर ना एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो गरीब बच्चा क्या करता है
कि सीधा सीधा इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींच देता है और आंसर निकाल देता है, क्योंकि उसने परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ के गया वो, कि किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। नहीं भाई साहब, वो ये कहाँ बोल रहा है कि इससे परपेंडिकुलर निकालो, इसने बोला है कि आप इसको ऐसे निकाले, फोटो बेसिकली आपको दिखेगा, लेकिन इसने ये बोला है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस ये लाइन से निकालो, ऐसे निकालो कि वो जो लाइन खींचा यानी डिस्टेंस, जो रस्सी खींच रहे हैं ना आप, वो रस्सी इसके पैरेलल है, यानी ये लाइन के पैरेलल है। तो इसका मतलब ये कहना चलो ऐसा दिख रहा है किसी को? सही है, यानी इस लाइन के मेरे को पैरेलल चाहिए। थोड़ा इसको और स्लाइड बना देता हूं मैं, ऐसा तो बताएगा ये सही लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, पकड़ में आ रही बातें। अब इस पॉइंट का मेरे को डिस्टेंस चाहिए, कहां से चाहिए? इस लाइन से चाहिए। चलो बताओ कैसे निकाला जाए, खोपड़ा लगाओ जल्दी से। सबसे पहले तो tan थीटा उसका निकालेंगे, इसके लिए किसका? भी tan थीटा सेम होगा। किसका? 1 tan थीटा 1 थीटा इसका 45। इसका हाँ सीधा सीधा बोलो, इसका स्लोप आ गया m = 1, चलेगा? इसके लिए हाँ भी देखो वही लाइन होगा। दे रखा भाई साहब, क्या सभी लोग पकड़ पा रहे हैं? स्लोप इसका 1 होगा, x - y + 3 = 0 सही लिखा है। फिर Yes, sir. यहाँ पे sin थीटा और cos हाँ, थीटा बिल्कुल। निकालेंगे, और फिर बोले, सॉरी थोड़ा सा वो कट गया था, बोलो। फिर x - x1 by cos थीटा = r के, तो r मान लेंगे उसको। कहां पे? क्या इस लाइन पे एक पॉइंट मानना चाह रहे हैं? वो तो x y मान लेंगे सर उसको। बहुत ही बढ़िया, एक काम कर लेते सर, यहाँ पे एक एक्स वाई मानता हूं, चलो एक्स वाई माना, और ये जो एक्स वाई होगा क्या इस लाइन को शूट करेगा क्या? बिल्कुल हाँ, करेगा, yes, sir. ठीक है। अच्छा ये डिस्टेंस नहीं पता है सर, मैंने बोल दिया सर एक काम करो, ये आर मान लो, आर चलेगा क्या? Yes, sir. ये भी तो माना जा सकता है। चलिए तो नया कोऑर्डिनेट इतने एंगल पे tan थीटा = कितना दे रखा है, इसको बता देना भाई। स्लोप कितना दिया? tan थीटा = m होता है, n = 1 होता है, यानी tan थीटा = कितना गया भाई साहब? 1 आ गया, 1 1. यानी 1/1 है ये। राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे सब तो ये 1 ये √2 चलेगा क्या? Yes. सही है। चलो तो ये नया कोऑर्डिनेट बताओ, डिस्टेंस r मान लिया है, दिया नहीं था, डिस्टेंस r मान लिया, एंगल मिल गया भाई थीटा = 45, साफ साफ पता चल रहा है, ठीक है। चलो तो कितने बता सकते हैं कि r डिस्टेंस पे 45 डिग्री पे इस पॉइंट से नया कोऑर्डिनेट, तो मैं लिख रहा हूं x = x1 + r cos थीटा, चलेगा? चलो x बताओ, कोई बताएगा कितना आएगा? 1 x1 plus x1 r by √2. 1 + r तो आ रही है सर, cos थीटा कितना? √2। थीटा कैसे पता चला? अरे 45 है ना, सही है क्या? Yes. बेस अपॉन Yes, sir. हाइपोटेन्यूज 45 डिग्री। अच्छा y कोऑर्डिनेट को बता दो जल्दी से, y1 प्लस कितना? r sin थीटा, तो y1 कितना सर? 2 है, 2 प्लस में लिख रहा हूं, r की जगह पे r ही रहेगा, sin थीटा का 45 का वैल्यू कितना होगा? 1/√2, यानी ये भी 1/√2 यानी r/√2। दिख रहा है ये चीजें? क्या x और y दोनों आ गया क्या आपके पास? अब आपको ना थोड़ा सा सुनना अच्छे से, क्या बता सकते हैं जल्दी से कि अगर ये पॉइंट आ गया है तो ये पॉइंट इसको सूट करेगा? जल्दी से सूट कराओ और r का वैल्यू बताओ। r ही तो चाहिए सर, यही तो वो रस्सी है जो पैरेलल टू इस लाइन से खींचा जा रहा है, यहां से। जल्दी बताओ कितना रहे? तो 3x r का plus वैल्यू 4y है कहां पे? हाँ इक्वेशन। 3x plus 4y - 18। जल्दी से बताएं, r की वैल्यू चाहिए, सब कुछ निकाल लिए। तो √2. √2 या 2√2 या कुछ और? तो √2. ठीक है भाई, और किसी का कुछ आया गया? ठीक है चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं। बन गया ना सभी का? वैल्यू रख देना सिर्फ उसने। चलो भाई एक सीन और समझाता हूं, एक फोटो और, है ना? फोटो क्या समझना अच्छे से। एक स्क्वायर है अपने पास में, है ना? एक छोटा सा बात बताता हूँ जल्दी सुनना, कि कभी भी है ना आर का जो वैल्यू लेते हैं, समझना अच्छे से, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन लेते हैं। कंडीशन कैसा क्वेश्चन? अगर ये वाला पॉइंट नीचे है और ये वाला पॉइंट आगे है, तो अगर मैं आर इधर ले रहा हूँ, आर दूर इधर खींच रहा हूँ,
तो आर को आप प्लस लेंगे। अगर आप इसी पॉइंट से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो आर को आप नेगेटिव लेंगे। बस ये एजम्पशन है, आप उधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव भी कर सकते हैं, आंसर दोनों में सेम आएगा। लेकिन एजम्पशन माना जाता है कि अगर मैं इसको ऊपर ले रहा हूं तो पॉजिटिव मानेंगे, इधर आ रहा हूं तो नेगेटिव मानेंगे। पकड़ में आई बात? जैसे वो सर वो कैसे पता चलेगा कि ऊपर है नीचे? अरे कोऑर्डिनेट दे रखा होगा ना भाई। ठीक है चलो, क्वेश्चन कैसे होगा सुनना। एक स्क्वायर है जिसका है ना डायगोनल का एक पॉइंट्स दे रखा है, एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायगोनल, मतलब क्या ये जो डायगोनल दे रखा है ऐसे यहाँ पे दे रखा है, लेट सपोज कर लो ये दे रखा है, तो ये जो पॉइंट दे रखा है ये दे रखा है 1,1 और जो अगला पॉइंट दे रखा है वो -2, -1। तो इसने बोला ना कि भाई ये पॉइंट बता और ये पॉइंट बता। चलो बस इतना कुछ दे करके भाग गया। और ये जो दे रखा है चलो भाई कौन बताएगा, जल्दी से बताओ कैसे निकाला जाए, कोई मेरे को बता दे कैसे कैसे। स्क्वायर है। हाँ ये स्क्वायर है, मान लो, लेट सपोज कर लो स्क्वायर है। हाँ ना ये स्क्वायर है, सपोज कर लिया दिस इज ए स्क्वायर। मानने में क्या जाता है? 90 डिग्री ऐसे दिखाऊं, देखो ये 90 डिग्री है, मान लो। एक बार पॉइंट बता दीजिए ना। हाँ ये पॉइंट 1,1 है और वो पॉइंट देखा -2, -1। जल्दी जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सर क्वेश्चन रिपीट कर देना है। रिपीट कर रहा हूं, इसने बोला है ना कि ये स्क्वायर का एक डायगोनल का एक्सट्रीमिटीज दे रखा है, ये पॉइंट है ना, एक्सट्रीमिटीज पॉइंट ऑफ द डायगोनल है। तो उसने बोला ना कि जो अदर डायगोनल है उसका एक्सट्रीमिटीज बताओ, यानी ये पॉइंट बताओ, ए बताओ और ये बी बताओ। पकड़ लाई बात? बताओ बताओ। चलिए आपने ट्राई करा, बहुत अच्छा, और इसको ट्राई करते हैं, थोड़ा फोटो और क्लियर करते हैं। फिर आ गया। आ गया। ठीक है देखते हैं। चलो भाई सभी लोग सुनना अच्छे से। कितने को पता चला कि सर मेरे को पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक पॉइंट तो दो पहले। तो कितने लोग बता सकते हैं कि ये वाला पॉइंट पता चल गया उनको? मिड पॉइंट स्क्वायर है भाई साहब, ये स्क्वायर है। तो मिड पॉइंट आ गया, यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मिड पॉइंट देखेंगे तो ये आ गया -2 + 1 डिवाइड बाई 2 कॉमा कितना आ गया -1 + 1 है ना, डिवाइड बाई कितना आ गया भाई साहब 2। तो आपका मिड पॉइंट जो आ गया है ये आ गया -1/2 और ये आ गया 0। मिड पॉइंट आ गया, ये पॉइंट निकल गया पॉइंट। अच्छा अब ये दूरी सर, ये दूरी सर, ये दूरी बताओ। दूरी मैंने बोला भाई देख ये स्क्वायर दे रखा है तो डायगोनल का लेंथ भी इक्वल होगा। तो अगर मैं बात करता हूँ ये है ना ए, ये मान लेता हूँ ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, चलेगा? तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है क्या? तो ये ए बी सी डी है। तो इसमें अगर मैं बात करूं कि सर एसी का लेंथ कितना होगा, तो अंडर रूट में देखा जाए तो -2 -1 का स्क्वायर ये 9 और उधर से आ गया -1 यानी कितना गया 4, अंडर रूट 13 दिखा किसी को? तो ये पूरा का पूरा लेंथ √13 है भाई साहब। तो इसका हाफ करोगे तो कितना आएगा भाई साहब? √13/2। तो यानी ये कितना √3/2 है ना, √13/2 और ये भी √13/2। पकड़ में आ रही है बातें? ये पॉइंट पता, ये डिस्टेंस पता। सर थीटा पता रहता तो मैं पॉइंट निकाल देता। मैंने बोला एक काम कर स्लोप निकाल ले। तो यहाँ लिख रहा हूँ स्लोप ऑफ एसी कितना निकलेगा बताओ जल्दी से। tan θ = लिख रहा हूँ y2 - y1 कितना आ गया, y2 - y1 यानी -1 डिवाइड बाय कितना x2 - x1 -2 -1, ठीक है? ये आ गया माइनस माइनस कैंसिल, ये आ गया 2/3, ये आ गया साहब। चेक कर लो यहाँ पे tan θ आ गया, यानी क्या पता चला tan θ का राइट एंगल ट्रायंगल में 2/3 यानी परपेंडिकुलर ये रहा और ये बेस और ये आ गया अंडर रूट में 13। चलो बहुत ही बढ़िया, जानबूझ के ऐसा सेटअप किया गया कि √13 उड़ जाए जब आप लेंगे उसको। तो यहाँ से आप देखेंगे cos θ कितना मिल गया, cos θ 3/√13 और sin θ कितना मिल गया 2/√13, मिल दो गया भाई साहब। अब कितना दूरी चलना है सर, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। ये वाला दूरी पॉजिटिव लोगे नेगेटिव लोगे? पॉजिटिव, सही है।
और ये वाला किधर लोगे, नेगेटिव। अब डिपेंड ये करता है, मैंने ऐसा लाइन बनाया लेकिन आप इसको ऐसे बनाना, ऐसे उल्टा बोल रहा हूँ फिर से समझना, ये ऐसा नहीं है, बेसिकली ऐसा रहेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ ये ऊपर है और ये नीचे है, ठीक है, ये नेगेटिव लेना और ये पॉजिटिव, सही है। कितना दूरी पे चलना है, पॉइंट भी लिख देता हूँ, इसका पॉइंट लिख रहा हूँ, सुनना अच्छे से। एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा, x1 प्लस आर कॉस थीटा, वाई कितना आ गया, y1 प्लस आर साइन थीटा। सर एक बात बताओ, यहाँ पे x1 और y1 कितना है, ये दे रखा ना ये पॉइंट, और सर r कितना है यार, √13/2, ठीक है। तो सर साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ से लाओ, ये देखो, ये पकड़ में आई बात, कहीं डाउट तो पूछो, किसी भी तरह का डाउट है इस क्वेश्चन में आप मेरे से पूछें, ठीक है। सर यहाँ पे हम अगर ऐसे निकाले तो AC का लेंथ पहले निकाल लिए, बहुत ही बढ़िया। फिर BC का आगे लेंथ तो निकल जाएगा, BC का लेंथ तो निकल जाएगा क्योंकि वो डायगोनल इक्वल है, इक्वल है, ठीक है। तो फिर अगर हम x माइनस x1 बाय कॉस थीटा वहां से निकालें, इसका भी तो कॉस थीटा 45 होगा ना, कॉस 45 नहीं BC का। cos 45 कैसे होगा, tan थीटा आपका इतना आ रहा है 2/3 आ रहा है, 45 कैसे, थीटा आपका 2/13 √13 आ रहा है, सॉरी tan थीटा 2/3 आ रहा है, थीटा तो tan अच्छा वर्स ठीक है, 2/3 है। इससे मान लीजिए अगर cos थीटा आया कुछ भी, इससे 2/√3, मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक था, तो ठीक है। फिर यहाँ पे जो BC का कोऑर्डिनेट आएगा और CD का कोऑर्डिनेट तो सेम ही ना आ जाएगा, BC और CD का कोऑर्डिनेट, मतलब B और D का कोऑर्डिनेट। नहीं सेम नहीं आएगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा ना, वो प्लस माइनस हो जाएगा भाई साहब। आप अगर इधर ले लो ना, देखो जैसे ये लाइन ऐसा है, ऐसा मान लो ना, ऐसा मान लो, या फिर ऐसा मान लो, ऐसा। मैंने फोटो इस तरह से बनाया, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। अगर मैंने फोटो ऐसा बनाया है तो ये वाला पॉइंट ऊपर हो गया, ये पॉइंट नीचे हो गया, तो आप इधर अगर बढ़ रहे हैं ना तो ये पॉजिटिव आर लेंगे, यानी जो डिस्टेंस आ रही है √3/13/2, वो डिस्टेंस इधर में पॉजिटिव लेना है। और आप जब डाउनवर्ड की तरफ भाग रहे हैं तो -√13/2 लेना है। तो इधर जाने पे प्लस वाला कोऑर्डिनेट आएगा, इधर होने पे माइनस वाला कोऑर्डिनेट आएगा, बट ये नहीं कि अपोजिट आएगा वैसा, कुछ चेंजेस रहेंगे, ठीक है। मेरा डाउट ये है ना कि जैसे C और A से हम थीटा लेंगे ना, BC का ए से थीटा लेना है क्या, नहीं, आपका थीटा जो है आएगा AC से, हाँ ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस से लेते हैं ना हम लोग, तो ये लाइन कहीं भी जा रहा होगा एक्स एक्सिस पे कहीं तो हिट करेगा, ये उसी से थीटा लिया गया। लेकिन सुनना अच्छे से कि इस AC का लाइन का थीटा जो भी आ रहा होगा, मेरे को तो इसका थीटा नहीं चाहिए ना भाई साहब, मेरे को थीटा तो इसका चाहिए, मैंने गड़बड़ कर दिया, आप सुनना, ये AC का थीटा इसका आया, लेकिन अब मेरे को हाँ BD का चाहिए ना, BD का चाहिए, तो मैंने यहाँ पे गड़बड़ कराया, ये माइनस का 3/2 आएगा, पता चला कैसे लिखा, क्योंकि AC परपेंडिकुलर टू BD है ना, यस सर। तो tan थीटा तो AC का कितना है, इसका tan थीटा आ गया था 2/3, तो BD का tan थीटा कितना आएगा बताओ, -3/2, अरे परपेंडिकुलर -1, यस सर। पकड़ में आई बात। यस सर। हाँ, तो अब ये थीटा है, एक्चुअल में ये थीटा है, ठीक है, मैंने वो पहले जो लिखा वो गड़बड़ था, ठीक है, ये गड़बड़ है। अच्छा ये नहीं होगा, ये थीटा होगा। अब ये जो आया है माइनस, क्या मतलब वहां पे दिखा रहा है सर, माइनस है क्या वहां पे, वो दिखा रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, ओके सर। ठीक है। तो अगर ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया तो पता है साइन वहां पे पॉजिटिव होगा और कॉस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है। अब ये मत बोलना कि सर tan थीटा नेगेटिव तो सर फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होता है और सेकंड में, तो मैं किसको पकड़ूं, तो मैंने बोला था इंक्लिनेशन पे डिपेंड करता है। इंक्लिनेशन ये कौन है, ये 180 डिग्री तक मैक्सिमम बनाता है, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करता, ठीक है। चलो होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीजें, यस सर। ठीक है। चलो, और इसमें किसी को कोई डाउट है छोटा सा भी पूछ लो भाई, है ना, लगे कि नहीं सर ये चीज समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपका जो पॉइंट बचा, यहाँ पे जो बचा हुआ पोर्शन है वो मैं बता दूं कि आपका छोटा छोटा पोर्शन क्या क्या बचा हुआ, वो बता दो, सुनो। पैरामेट्रिक तक खत्म हो गया, इंटरसेप्ट फॉर्म भी हमने पढ़ लिया, पैरामेट्रिक पढ़ लिया, है ना, 2 पॉइंट पढ़ लिया, सिंगल पॉइंट पढ़ लिया, ये सारे पॉइंट हमने पढ़ लिया है। बचा जो बचा है क्या है बता देता हूँ, ठीक है। कॉन्करेंट लाइन, पैरेलल लाइन, है ना, परपेंडिकुलर लाइंस, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, मैं कॉन्करेंट के बारे में, है ना, थोड़ा सा अच्छे से बता दूंगा, है ना। पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन के बारे में आप भी जानते हैं कि स्लोप प्रोडक्ट -1 करके निकल जाएंगे हम लोग, ठीक है। फिर क्या बचा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, दो लाइन पैरेलल के लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसी पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस, ये हो गया। फिर हम लोग देखेंगे लास्ट में इमेजेस पढ़ेंगे, एंड देन उसके बाद हम लोग सीधे लोकस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 4.5 पॉइंट, है ना, जो चीजें इसको अच्छे से पढ़ लेना है, तो अगले क्लास में मान के चलिए ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। शायद पहला ही दिन हमने पॉइंट पढ़ाया था वो खत्म ही हो गया था उसी दिन। आप क्या करेंगे आज के डेट में, जितना आता है आपको, जितना भी आता है आपको
जो डीपीपी मिला है उसको कंप्लीट करें, ठीक है। जो डाउट्स है उसको टिक मार्क करके रखें, ताकि अगले क्लास में अगर ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाता है, चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, डीपीपी कुछ डिस्कस कर लेंगे। और मेरे को लगता है कल खत्म ही हो जाए, क्योंकि सिर्फ फॉर्मुला बताना है आपको और कुछ क्वेश्चंस करा देना है, ठीक है। तो आज मैं इतना ही रखता हूँ, बाकी अगले क्लास में लोग देखेंगे। और डीपीपी जरूर कंप्लीट करें आप, ठीक है। मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइन और पॉइंट थोड़ा सा तेजी से मैंने निकाला है जानबूझ के, क्योंकि इसमें बेसिक बातें आप ध्यान रखें, ठीक है। और याद रखना कि पेपर में जो क्वेश्चन आएगा ये गारंटी के साथ है कि ट्राइंगल के सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही मैक्सिमम, उस पर ज्यादा चांसेस होता है। आप 4 साल का पेपर उठा के देख लो ना, हर जगह पे सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर की बात करी जा रही है, सर्कम सेंटर की बात करी जा रही है। तो 4 साल का पेपर का ट्रेंड देखें आप, ठीक है, वो ट्रेंड देखना है, और साथ में स्ट्रेट लाइन का ट्रेंड कैसा रहा है, ठीक है। तो अगले क्लास में रिफ्लेक्शन वगैरह सारा खत्म करेंगे, ठीक है। चलो आज इतना ही रखता हूँ, थैंक यू सर। हाँ बोलो सर हाँ सर एक बोलो, हमको मैं सेंटर का जो क्वेश्चन होता है ना, हाँ बोलो हेलो, हाँ पूछो, हाँ पूछो। हाँ सर, जो सेंटर का क्वेश्चन रहता है ना सर, हाँ तो उसमें इन सेंटर में जैसे कि पॉइंट्स दे दिया है, ठीक है, इक्वेशंस ठीक है, दे दिया है लाइंस का, ठीक है। और ट्रायंगल का लाइंस का, तो उससे सेंटर निकालने में दिक्कत हो रहा था। नहीं सर, पूरा प्रोसेस से गए, आंसर नहीं आया सर। मतलब लाइन का इक्वेशन दे रखा है और उस मतलब लाइन से बनने वाला ट्रायंगल का इन सेंटर मांगा जा रहा है क्या? यस सर। मतलब ऐसा कहना चाह रहे हो, ये लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन है, ये कहना चाह रहे हो, ये तीनों लाइन का इक्वेशन दे रखा है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, ये ऐसा बोलना चाह रहे हो? यस सर। और इसका आपसे इन सेंटर मांगा जा रहा है, हाँ सर। है ना? तो आप ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं 2 चीजें बताता हूँ। अच्छा, आपको पता है कि इन सेंटर कैसे बनता है? बेसिक डेफिनेशन याद है? इन सेंटर होता है ना, इधर सुनना, इन सेंटर जो होता है कि एंगल बाइसेक्टर का लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी ये जो वर्टेक्स बना, यहां से अगर मैं लाइन खींच दूं तो ये एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। डायरेक्टली नहीं, मैं बोल रहा हूं चल करके कि ये एंगल बाइसेक्टर, मैंने माना कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है और ये भी एक एंगल बाइसेक्टर है, ये वाली है ना, ये एंगल, तो जहां पे दोनों हिट करेंगे वो इन सेंटर आएगा। इन सेंटर इज व्हाट? इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ द वर्टेक्सेस, ठीक है। अच्छा अब सुनना अच्छे से, तो सर एक बात बताओ, ये वाला लाइन का इक्वेशन, ये लाइन का इक्वेशन तो मेरे को पता नहीं रखा है, तो हमने अभी इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर नहीं पढ़ा। एक कॉन्सेप्ट तो ये हुआ, सुनना अच्छे से, अगर एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट आपको अगर आता तो डायरेक्टली ये लाइन का इक्वेशन खींचता मैं, और डायरेक्टली ये लाइन का इक्वेशन खींचता, और दोनों का जहां पे भी भिड़ रहे हैं दोनों लाइनें, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, एक्स और वाई को सॉल्व करके आ गया इन सेंटर। ये पहला मेथड हुआ। दूसरा मेथड क्या होता कि सर अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये दूसरा मेथड होता कि सर ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों तो एक जगह हिट कर रहा है ये पे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक आ गया, यहां से दूसरा आ गया, यहां से तीसरा आ गया, और तीनों पॉइंट अगर आ गए तो मैं इसका लेंथ निकालूंगा, इसका लेंथ निकालूंगा, इसका लेंथ निकालूंगा और फॉर्मूला लगा दूंगा, आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड पकड़ में आ रही बात मैं क्या कर रहा हूं? चलो लगता गायब हो गया। वंश समझ में आया? हाँ है सर, हाँ समझ। चलो समझ में आया बात मैंने क्या बोला? यस सर। ठीक है, चलो तो आप कोशिश करना, या तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीनों का निकाल लो, और साथ में क्या लेंथ वेंथ निकाल करके फिर फॉर्मूला चिपका दो, थोड़ा सा लेंथी। दूसरा मेथड क्या बताया मैंने आपको कि एंगल बाइसेक्टर का लाइन का इक्वेशन खींचूंगा, इसका और इसका, दोनों का खींचा, दोनों को भिड़ाया, आंसर इधर से भी आंसर आ सकता है, ठीक है। बाकी अगले क्लास में इसको सीखते हैं, और जो भी ये डाउट्स है उसको खत्म करो, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना कि डीपीपी जब सॉल्व करते हो ना, तो मैक्सिमम 3 से 4 मिनट ज्यादा मत दिया करो, बढ़ते जाओ, नहीं बन रहा उसको छोड़ दो और आगे बढ़ो। 4 मिनट से ज्यादा नहीं, अपने पास टाइम नहीं। रिवीजन फास्टली करना, टाइम आपको मिला इसका मतलब ये नहीं कि बहुत आराम से पढ़े, नहीं, सब कुछ और फास्टली तेजी से करो, ताकि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा चीजों को याद रख सको। इंपॉर्टेंट ये है ना कि पेपर में जाकर आप कितना याद रख पाते हो। क्लिक नहीं करेगा ना, पूरा साल भर का पढ़ा बर्बाद हो जाएगा। क्लिक करना चाहिए, और वो चीजें तभी आएंगी दिमाग में जब आप बार बार चीजों को प्रैक्टिस करते हैं, रिकॉल करते हैं, है ना। कोई भी चीज तब याद आता है, जैसे मान लो ना, कोई आप मान लो किसी रोडवेज पे गए हो और वहां पे कोई ऐसा, है ना, कैसे तो कंजेस्टेड एरिया है, जो उस कंजेस्टेड एरिया में एक बार आप गए हो और उसके बाद 10 साल के बाद जाते हो, आपको ऐसा लगता है ना कि मैंने कभी देखा है लेकिन याद नहीं आ रहा, लेकिन उसके बाद रेगुलर में भी जो जाता है आप कभी नहीं भूल सकते। तो ऐसी चीजें हैं, दिमाग वैसे ही वर्क करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को जल्दी जल्दी से पढ़ें। ऐसा नहीं कि लेट गए 1 घंटे में 1 पेज पलटा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तेजी से पढ़ें और जल्दी पढ़ें, सटीक पढ़ें आप, ठीक है। चलो बाकी कल मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर।